और जिनके प्रति सर श्रद्धा से झुकता है आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र सिंह जी और इस कॉलेज के सब कुछ मैं कह सकता हूं, जिसने कितना सुंदर सपना और उसे अपना बनाने का जो काम किए हैं आदरणीय डॉक्टर राज सिंह जी हमारे सामने बैठे, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हम लोग के अग्रज जो अपनी बात को हमेशा बेबाक कहने का काम करते हैं, डॉक्टर हरकेश सिंह जी, राहुल मनीष जी, संत अतुलानंद कॉलेज के अध्यापक अध्यापिकाएं, छात्र और छात्रों जो इस विद्यालय के आभूषण गहना और रौनक हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तमाम अभिभावक, साथीगण, पत्रकार दोस्तों, देवियों, सज्जनों और जिनके कानों तक मेरी गूंज और आवाज़ पहुंचती सभी साथीगण, आज का दिन हम सबके लिए गौरव और सम्मान का दिन है कि हम ऐसे समय में जिन शिक्षा संस्थाओं से हमें ज्ञान का प्रकाश दिखाई नहीं देता था, जहां ज्ञान की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दे रही थी, ऐसे समय में डॉक्टर राज सिंह सरीखे लोग, जहां मैं कह सकता हूं कि जहां हर जगह जो स्टेट के जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा गया है, ऐसे समय में मैं कह सकता हूं डॉक्टर राज सिंह जी 35 साल 36 साल पहले जब सोचने समझने का काम किए होंगे तो आप कितने दूरदर्शी रहे होंगे, जब केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का ही बोलबाला था। सेंट्रल बोर्ड जब हम लोग पढ़ने का काम कर रहे थे, बहुत सेंट्रल बोर्ड जहां कम और कहीं कहीं दिखाई देने का काम कर रहा था, ऐसे समय में डॉक्टर राज सिंह जी ने उन तमाम दर्द, पीड़ा और वेदनाओं को देखने समझने का काम किया। और तब एक ऐसे मनीषी के नाम पर संत अतुलानंद विद्यालय स्कूल को खोलने के बाद इस बात को बताने, समझाने और समझने का काम किए हैं। और इस बात को कहीं ना कहीं इनके मन में दर्द, पीड़ा और वेदना रही होगी। ये हिंदुस्तान जो दुनिया का गुरु हुआ करता था, जिस हिंदुस्तान को देखने, सुनने और जानने के लिए ह्वेन सांग फाहियान जैसे लोग, और उस जमाने में जिस बात को मैं कहता हूं कि 10,000 विद्यार्थी, और उस समय के थे कुलपति आर्यभट्ट साहब। उस जमाने में जब नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे, उस जमाने में हिंदुस्तान में 10,000 केवल विदेशी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने का काम कर रहे थे। और तब मैं कहता कि हिंदुस्तान जब दुनिया का गुरु हुआ करता था, आज वो हिंदुस्तान कहीं ना कहीं शिक्षा की वजह से बहुत पिछड़ने का काम किया। और इसके सबूत हैं, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि 1942 का जापान दुनिया में बर्बाद हो चुका था। लगता ही नहीं था कि जापान दुनिया में फिर बुलंदी पर पहुंचने का काम करेगा, लेकिन वह जापान जो 1942 में बर्बाद हो चुका था, आप मंथन और चिंतन करिए तो इस बात को महसूस करिएगा कि 1942 का जापान 1970, 75 और 80 के बीच फिर उस बुलंदी पर पहुंचने का काम किया, और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को कहीं ना कहीं महसूस करने का काम किया। अमेरिका में जापान का सामान अमेरिका के बेडरूम से लगाई ड्राइंग रूम तक सुशोभित होने लगा, तो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी इस बात का फैसला लेना पड़ा कि जापान का सामान अमेरिका में बेशक बिके, लेकिन हम 200% टैक्स लगाने का काम करेंगे, क्योंकि जापान का सस्ता सामान अमेरिका के हर ड्राइंग रूम से बेडरूम में जाने का काम किया था। तो उसके पीछे वहां का शिक्षाविद, राजनेता और तमाम सोशल वर्क करने वाले लोगों ने कहीं ना कहीं महसूस करने का काम किया होगा। हम रसिया और अमेरिका की बात करते हैं, 1962 का स्पुतनिक जब अंतरिक्ष में भेजने का काम करता है रशिया, तो आप याद करिए कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी अपनी शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं त्रुटि महसूस करता है, और अपने शिक्षा नीति में
कहीं न कहीं चिंतन मंथन करने के बाद 1969 में चंद्रलोक पर अंतरिक्ष पर रॉकेट भेजने का काम करता। लेकिन जो हिंदुस्तान दुनिया का गुरु हुआ करता था, वो हिंदुस्तान इस दुनिया के दौड़ में कहीं न कहीं पिछड़ने का काम किया था। उस पिछड़ने के कारण हमारे जैसे लोग इस बात को मानते हैं कि दो कारण थे, आदर्श और उद्देश्य। और आज भी दो कारण हैं। मैं कहता हूं कि आज़ादी के पहले हिंदुस्तान के नौजवानों के पास दो सवाल थे, एक था आदर्श और दूसरा था उद्देश्य। आदर्श थे बाबा कौम महात्मा गांधी और उद्देश्य थी इस मुल्क की आज़ादी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी दो सवाल कहीं न कहीं हिंदुस्तान में जिंदा है, और वह जिंदा है, वो है अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार। आज अनुशासनहीनता हिंदुस्तान में इतना खराब है कि हमें सड़क पर चलने की तमीज और तहजीब नहीं है। हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता देश है जहां सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 1 लाख, 1.25 लाख, और हर साल की हम गणना करें और आज 2011 और 12 और 13 की हम बात करते हैं, तो आप अभी से गणना करें तो लगता है कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे अभागा देश है जिसको सड़क पर चलने की तमीज और तहजीब नहीं है। और भ्रष्टाचार के आलम तो यह है कि गांव से लगाए तो दिल्ली तक कोई ऐसा तबका नहीं बचा, कोई ऐसा संस्थान नहीं बचा और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बची जहां भ्रष्टाचार का मुंह बाय खड़ा ना हो। और इसकी व्यवस्था कहीं से हो सकती है तो यहीं जहां हम बैठे हैं, ये सबसे बेहतरीन और शानदार जगह है। जिस बात को मैंने कहा कि ज्ञान का प्रकाश यहीं से मिलता है, यहीं से शिक्षाविद पैदा होता है, यहीं से राजनेता पैदा होता है, यहीं से अधिवक्ता पैदा होता है, यहीं से इंजीनियर पैदा होता है, यहीं से अच्छे अध्यापक, प्रोफेसर, लेक्चरर, रीडर पैदा होते हैं। क्योंकि यहीं से सब कुछ हमें मिलता है जहाँ दुनिया में हम अपने प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहूँगा, आदरणीय डॉक्टर साहब से ज़रूर बधाई देना चाहता हूँ। हम बहुत कॉलेजों में जाने का हमें सौभाग्य मिला, लेकिन जिस तरह का वार्षिक उत्सव आपके हमें जो देखने का मिला, मैं पूरे प्रबंध तंत्र, अपने अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और सचमुच आपने उस तमाम सवालों को कहीं ना कहीं चिंतन मंथन करने के साथ साथ उन सवालों को भी कहीं ना कहीं चिकोटी काट कर बताने का काम किया। आदरणीय हरकेश सिंह जी बैठे थे, मैंने कहा कि आज भी यह बंटवारा कहीं ना कहीं दुखद लगता है, क्योंकि हमें जहां पहुंचना चाहिए था हम नहीं पहुंच पाए। और जिस सवाल को लेकर बंटवारा हुआ वो आज सवाल फिर कहीं ना कहीं जिंदा है। तो वो बंटवारा काहे का था? जिस बात को मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आने वाली नस्लें और आने वाली पीढ़ी जब महसूस करें और समझेगी, और आज के कार्यक्रम को देखने के बाद हमारी जो नई नस्लें हैं सोचने समझने का काम करेगी, वो 47 का बंटवारा कैसा था, सन 37 का वो लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन कैसा था, जहां हम संकल्प लेते हैं देश के मुल्क की आज़ादी के लिए, हम शपथ लेते हैं कि हम देश की आज़ादी के लिए मर मिटने का काम करेंगे। यही नहीं, 1942 में जब हम शपथ लेते हैं बाबा कौम के उस निर्देश और आदेश पर कि हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं, और उसी आदेश को पुनः, जो आदेश था कि इस बार देश की सरजमी पर जो जंग होगा वो अद्भुत जंग होगा, उस 42 का आंदोलन का जो नारा था, हमको लगता है हिंदुस्तान की आज़ादी का सबसे बेहतरीन नारा था। जिस नारे को लेकर हिंदुस्तान में रहने वाला हर नौजवान कहीं न कहीं मरमाहत था। और जिस बात को बाबा कौम महात्मा गांधी ने कहा था, करो और मरो के साथ इस देश में हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की जो नारा थी, करो और मरो, वो नारा कितनी बेहतरीन और कितनी साहसिक फैसला था। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर राज सिंह जी से कि जो एक नया गांव बसाने का काम किए हैं, और एक ऐसा गांव जहां जात, धर्म और मजहब का नहीं, जहां इंसान और ईमान की बात, जहां भाईचारे की बात,
जहां हमने सुना था शांति निकेतन में, हमें जो देखने को मिला है वनस्थली में, मैं नहीं कह सकता कि बहुत सड़कें ठीक हो या बहुत ठीक हो सकती है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, यहाँ आने के बाद आदरणीय डॉक्टर राज सिंह जी, और जो देखने के बाद मैंने महसूस किया, यदि यह संतुलानंद स्कूल कॉलेज ये बनारस में नहीं होता, यदि उन छोटे छोटे जनपदों में होता, तो आप मालवी के दूसरे रूप में दिखाई देने का काम करते हैं। जितनी बड़ी, हम जरूर एक बार बीच में आए थे 10 साल पहले, लेकिन आज आने के बाद मैंने महसूस किया कि अद्भुत, हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं जरूर अपने उस शानदार गार्जियन, जिसके मन में 30, 35 साल, 40 साल पहले एक सपना सोचने का काम किया होगा, और उस काशी की नगरी के बारे में, जो काशी की नगरी दुनिया में प्यारी है, जिस बात को हमने कहा और आज भी कह रहा हूं कि दुनिया में बसने के लिए और जीने के लिए तो लोग बहुत आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान दुनिया का अद्भुत शहर है जहां लोग मरने के लिए आते हैं। और ऐसे जगह पर हमारे बच्चे अभी कह रहे थे, जो नारा लगा रहे थे, जो गाना गा रहे थे कि हमें पैर रखो काशी में, पैर रखो काशी में, तर जाओ काशी में। हम कहे कि एक संशोधन हो जाता कि सुधर जाएंगे काशी में, ये भी रहता तो सचमुच जिस काशी के बारे में हमारी एक धारणा है, एक जो किंवदंती है काशी के बारे में, और सही कह सकता हूं कि काशी दुनिया की अद्भुत नगरी है। ये हम और आपके कहने से नहीं, इतिहास जिंदा गवाह है। दुनिया के हम मानचित्र पर जब हम दुनिया के उन पुराने शहरों को हम देखते हैं, तो फ्रांस और काशी दुनिया के सबसे प्राचीनतम नगरी के रूप में याद किया जाता है। इसलिए डॉक्टर साहब, हमसे जो बन सकेगा, मैं सचमुच यहाँ आने के बाद मैं महसूस कर रहा था, मैंने कहा, और डॉक्टर साहब ने बताया कि ओम प्रकाश 13 एकड़ में इस इलाके को संवारने, सुधारने और बुलंदी पर ले जाने के जो मैं सपना सजाया हूँ, सचमुच डॉक्टर साहब आप बधाई के पात्र हैं। और इस विद्यालय में तमाम उन अध्यापक, अध्यापिकाओं और नौजवानों, छात्रों, छात्राओं जो इस विद्यालय के आभूषण गहने और रौनक हैं, उनको संवारने, सुधारने के साथ साथ मैं जरूर कहूँगा कि जो आपकी सोच थी, उस सोच को हम साधुवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय